जय श्री राम भक्तजनों, जय माता दी, जय वैष्णो माता की जय। तो भक्तजनों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्री वैष्णो माता पर जब हम जाएं तो किस रास्ते से यात्रा करें, किस रास्ते से यात्रा नहीं करें। यह सभी संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे आज की वीडियो में। श्री वैष्णो देवी के टोटल 4 रास्ते हैं, जिन 4 रास्तों पर हम अपनी यात्रा कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि जो यात्रीगण हैं वे किस तरह किस तरह के हैं, मतलब जवान हैं, बूढ़े हैं या औरतें हैं, बच्चे हैं। तो वे अपनी सुविधा अनुसार इन 4 मार्गों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। तो यह संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे और भी अन्य जानकारियाँ हम जानेंगे श्री माता वैष्णो देवी पर जाने से पहले। तो जय माता दी। तो शुरू करते हैं जानकारी। तो सबसे पहले हम जानकारी देते हैं कि हम वहाँ पर बस से भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं। ट्रेन तो देश के सभी कोनों से ट्रेनें चलती ही हैं और सीधे कटरा तक ट्रेनें जाती हैं। कुछ ट्रेनें जम्मू तक भी जाती हैं, तो जम्मू से बस के थ्रू या टैक्सी के थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हम कैसे जाएं। और जाएं तो यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर ही जो RFID कार्ड बनता है वहीं पर बनवा सकते हैं यात्रा को शुरू करने से पहले। यह RFID कार्ड यात्रा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका बाणगंगा जो प्रवेश द्वार है वहाँ से आपकी एंट्री नहीं होगी। और RFID कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सभी भक्तजन, जितने भी यात्रीगण हैं, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े, औरत, सभी का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। जो बस से जा रहे हैं तो बस स्टैंड पर भी RFID कार्ड बनते हैं। तो जो बस के थ्रू, टैक्सी के थ्रू जा रहे हैं वहाँ से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। तथा ऑनलाइन की सुविधा भी है। जिन भक्त जनों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, क्योंकि छुट्टियों के समय में या नवरात्रों के समय में ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो बाणगंगा पर प्रवेश द्वार पर यात्रियों को रोक भी सकते हैं। इसीलिए आप ऑनलाइन पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि पहले से रजिस्ट्रेशन होगा तो अधिक भीड़ के कारण आपको गेट पर कोई रोकेगा नहीं। वैसे जनरली यह कंडीशन केवल नवरात्रों में ही आती है कि जब ज़्यादा भीड़ होने के कारण यात्रियों को रोका जाए। अन्यथा नॉर्मल दिनों में तो अगर आप वहाँ जाकर भी RFID कार्ड बनवाते हैं तो आप प्रवेश पा सकते हैं। परंतु फिर भी एक सुविधा के लिए पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही जिन यात्रियों को ऑनलाइन होटल बुक करना है या हेलीकॉप्टर सुविधा लेनी है, बैटरी कार की सुविधा लेनी है, तो वे यात्री कम से कम 3 से 4 महीने पहले ही अपनी बुकिंग करवाएं। क्योंकि यदि आप 10-15 दिन पहले बुकिंग करवाएंगे तो आपको सीटें खाली नहीं मिलेंगी, क्योंकि भवन पर, अर्धकुंवारी पर या सांझी छत पर या कटरा में जो भी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के होटल हैं वे आपको सस्ते मिल जाते हैं। और यदि आप कराना चाहें तो वे आपको 3 से 4 महीने पहले या इससे पहले भी बुकिंग के लिए देखना होगा, नहीं तो तुरंत में आपको बुकिंग नहीं मिलेगी और आपको प्राइवेट होटलों में या रास्तों में ही सोना पड़ेगा। या जिन लोगों को भैरव बाबा के लिए, भवन से भैरव बाबा जो उड़न खटोला है, लिफ्ट है, उसके थ्रू जाना है तो उसकी बुकिंग भी ऑनलाइन करवा सकते हैं।
तो अब बात करते हैं हम रास्तों की कि किस रास्ते से हम चढ़ाई करें। 4 रास्ते हैं टोटल। सबसे पहले बाणगंगा से जो नया रास्ता बनाया है ताराकोट रास्ता, ताराकोट रास्ते के जो आप देख रहे थे वीडियो में, ये ताराकोट का रास्ता ही है। यह अभी नया बनाया है फ़िलहाल 1-2 साल पहले। तो इस रास्ते पर क्या है, सीधी चढ़ाई नहीं है, मतलब कर्व वाली चढ़ाई है, जिससे यदि आपके साथ बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं या जो मोटे आदमी हैं जो कि खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो वे इस मार्ग से जाएं तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यह एक स्लोप वाली चढ़ाई है और स्लोप वाली चढ़ाई को आसानी से चढ़ सकते हैं। दूसरी बात, इस ताराकोट वाले रास्ते पर ना तो इतनी भीड़ रहती है, ना घोड़े खच्चर रहते हैं। पुराने वाले रास्ते से आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे घोड़े खच्चर मिलते हैं, जिससे कि आपको डिस्टरबेंस होता है। यदि बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं या मोटे आदमी हैं तो उनको परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ऐसे में वे ताराकोट के रास्ते से जाएं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस भीड़ पर ना तो भीड़ होती है, आपने देख ही लिया हुआ वीडियो में, गिने चुने लोग ही इस रास्ते से जाते हैं, क्योंकि कुछ तो यात्रीगणों को जानकारी नहीं है इस रास्ते के बारे में, तो इसलिए वे नहीं जाते। जैसे ही हम बाणगंगा से एंट्री करते हैं तो बिल्कुल वहीं से लेफ़्ट साइड से इसकी एंट्री होती है। आप किसी से भी पता कर सकते हैं ताराकोट का रास्ता। पहले तो यहाँ पर बोर्ड भी लगा रहता था, परंतु अभी बोर्ड तो हटा दिया है या हट गया है किसी भी कारणवश, तो आप पूछ सकते हैं किसी से भी और ताराकोट के रास्ते से जा सकते हैं। ताराकोट के रास्ते से जाना है तो यदि आपको बाणगंगा में स्नान करना है तो ताराकोट के रास्ते से थोड़ा 300-400 मीटर आगे जाना पड़ेगा। ताराकोट के जो स्नान घाट बना हुआ है वहाँ स्नान घाट करके जा सकते हैं। यदि आप किसी होटल में या धर्मशाला में रुके हैं कटरा में, तो आप वहीं से स्नान करके चढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपको बाणगंगा घाट पर, स्नान घाट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ताराकोट वाले रास्ते से चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। साथ ही इस रास्ते में, ताराकोट वाले रास्ते में आपको लंगर भी मिलता है, जिसमें जो फ्री रहता है लंगर, बाकी आप श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। यदि कोई फ्री में नहीं खाना चाहे तो 50-100 रुपया जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वहाँ पर दान कर दे और वहाँ पर लंगर भी खा सकते हैं। ये रास्ता काफ़ी सुगम है और इस रास्ते में क्या, यदि बारिश का समय है तो भी आप इस रास्ते को चुन सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते में सीट लगी हुई है, जिससे कि आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। यदि आप पुराने वाले रास्ते को चुनते हैं तो वहाँ पर इतने ज़्यादा सीट्स नहीं हैं, मतलब छाँव नहीं है, तो आपको रेनकोट लेना ही पड़ेगा। परंतु इस रास्ते में यदि आप रेनकोट नहीं लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें सब ज़्यादातर रास्ते में ऊपर टीन सीट लगे हुए हैं, जिससे आपको भीगना नहीं पड़ेगा। परंतु यदि आप बारिश के मौसम में जा रहे हैं तो रेनकोट ले तो ज़्यादा अच्छा ही है, मतलब आपका एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रहेगा कि आप भीगेंगे नहीं। तो ये तो हो गया ताराकोट का रास्ता। और ताराकोट का रास्ता आगे जाकर मिलता है आपका अर्धकुंवारी पे मिलता है। अर्धकुंवारी से आप फिर अलग रास्ता चुन सकते हैं। ये तो पहला रास्ता हो गया ताराकोट। अब आते हैं हम, ये आप ताराकोट का रास्ता देख ही रहे होंगे कि इस पर ना कोई चढ़ाई है, ना कोई भीड़ भाड़ है, ना कोई खच्चर है, ना बैटरी कार है। तो ये काफ़ी सुगम रहता है और रात के समय में भी आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में CRPF की चेक पोस्ट बने हुए हैं, CRPF वाले रहते हैं और कुछ होटल भी मिल जाते हैं, मतलब बड़े होटल नहीं हैं, छोटे मोटे होटल रहते हैं, जिन पर चाय आप पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, सिंपल चाय नमकीन वगैरह खा सकते हैं। बाकी बड़ा
होटल टाइप नहीं मिलता है यहाँ पर, क्योंकि यह नया रास्ता है, कम भीड़ रहती है तो कम दुकानें ही खुली हुई हैं, कुछ चुनिंदा ही मिलेंगे। साथ ही कॉल सेंटर का नंबर भी है, आप कॉल सेंटर का नंबर सेव कर सकते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उस पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आप अपना वहाँ पर सिम ज़रूर ले लें, क्योंकि यदि आपका पोस्ट पेड नंबर है तो वहाँ पर चलेगा, लेकिन प्रीपेड नंबर है तो आपका बंद हो जाएगा। तो जिनके पास पोस्ट पेड नंबर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या है कि कुछ लोग बिछुड़ ज़रूर जाते हैं आपस में। अभी जैसे हमने यात्रा की थी तो डेली बहुत ही सारे लोग बिछुड़ रहे थे, और ख़ासकर बच्चे, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लगता है कि बच्चे चोर भी हैं काफ़ी। क्योंकि जब हम पिछली बार गए थे तो एक बच्चे का पास बाणगंगा पर वापसी पर जमा हो गया था, और कुछ माता पिता बच्चों के लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे, मतलब मिल नहीं रहे थे। यदि आपके साथ बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं तो उन 2 गुट बना लें या 3 गुट बना लें, और सिम ज़रूर ले लें, 2-3 सिम, जिससे कि आपको ऊपर परेशानी ना हो। 250 रुपये में वहाँ पर सिम मिल जाती है आराम से, और सिम लेने से आपको बिछुड़ने से जो परेशानी होगी उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ ही एक माता जी आई थी, वे अपने बच्चों से बिछड़ गई थी और अकेली थी, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो ऐसे बूढ़े हैं आप लोगों के साथ या बच्चे हैं तो सिम ज़रूर लें, 2 से 3 सिम अपने साथ रखें। तो ये ताराकोट का रास्ता हो गया जिसमें कि ये वीडियो है। अब बात करते हैं हम पुराने रास्ते की, जो परंपरागत रास्ता है। परंपरागत रास्ते में हम बाणगंगा में स्नान करते हैं। वहाँ पर 2 घाट आते हैं। पहला घाट आता है लेफ़्ट साइड में पड़ता है, तो वहीं पर आप स्नान वगैरह कर सकते हैं अपना, वहीं पर बैग जमा कर सकते हैं यदि एक्स्ट्रा बैग है तो, और वहाँ से आगे की चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। उससे फिर आगे 500 से 700 मीटर आगे जाएंगे तो गीता मंदिर घाट है, जो वहाँ पर भी बाणगंगा है, वहाँ पर भी आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, और वहाँ पर भी अपना जो एक्स्ट्रा लगेज है वे जमा कर सकते हैं। केवल अपने साथ एक एक जोड़ी कपड़े रख सकते हैं। यदि आपको ऊपर भवन पर स्नान करना है तो एक्स्ट्रा कपड़े ले सकते हैं। यदि स्नान वगैरह नहीं करना है तो एक सिंपल बैग रख सकते हैं, जिसमें कुछ स्वापी तौलिया या खाने पीने का सामान रख सकते हैं, और एक्स्ट्रा बैग बाणगंगा पर जमा करा दें। ये रास्ता नंबर 2 है। रास्ते नंबर 2 पर आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है, खड़ी चढ़ाई मिलती है। जो सीढ़ियों से चढ़ना चाहें सीढ़ियों से मिल सकते हैं। यदि आपके साथ बड़े बूढ़े हैं और वह पैदल ही चलना पसंद करते हैं तो इस रास्ते पर ना जाएं तो अच्छा रहेगा। और इसी रास्ते पर केवल घोड़ा गाड़ी या पिट्ठू वाले मिलते हैं, जिनको बच्चों को बिठाना है या बड़े बूढ़ों को बिठाना है तो वे इस रास्ते पर खच्चर या पिट्ठू भी बुक कर सकते हैं। वे आसानी से मिल जाते हैं, जो कि उनके सरकारी रेट रहते हैं, उसी के हिसाब से बुक कर सकते हैं। और इस पर क्या है, चढ़ाई रहती है मतलब, एंड इस पर खच्चर और भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो जिन लोगों को भीड़ भाड़ पसंद है या जवान लोग हैं, बड़े बूढ़े नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, तो वो इस रास्ते से जा सकते हैं। और इस पर जगह जगह आपको होटल भी मिल जाएंगे, नाश्ता के जो होटल रहते हैं वे मिल जाएंगे, खाने के 1-2 होटल मिलते हैं वे भी मिल जाएंगे। तो वे इस रास्ते का चुनाव कर सकते हैं। उस रास्ते पर ये ताराकोट के रास्ते की तरह खुलापन नहीं मिलेगा, और चढ़ाई भी वहाँ पर सीधी रहती है, या सीढ़ियाँ भी पड़ती हैं, जो सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं वे सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप इस रास्ते पर जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने घर पर 10 से 15 दिन पहले ही थोड़ा प्रैक्टिस कर दें, मतलब 2-4 किलोमीटर की वॉक करना शुरू कर दें, या घर में ही सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दें। 10 से 15 मिनट सीढ़ियों की एक्सरसाइज करेंगे तो आपके
जो पैर हैं उन वो ही परेशान नहीं करेंगे, अन्यथा पैरों में दर्द होने लगता है और चढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि हम डेली रूटीन में चलते नहीं हैं और वहाँ जाकर एक साथ चलना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आप कम से कम 2 हफ्ते पहले ही घर पर या पार्क में या घर की सीढ़ियाँ चढ़ना, उन पर प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं रास्ते नंबर 3 की। रास्ता नंबर 3 है अर्धकुंवारी। रास्ता 1 और 2 दोनों अर्धकुंवारी पर मिल जाते हैं। अब अर्धकुंवारी से भी 2 रास्ते जा रहे हैं। एक है हिमकोटी का रास्ता, दूसरा है सांझी छत का रास्ता। सांझी छत और हिमकोटी रास्ता दोनों अलग अलग हैं। जो सांझी छत वाला रास्ता है वह पुराना रास्ता है, सबसे पुराना रास्ता, और हिमकोटी रास्ता है वे दूसरा रास्ता है जो कि करीबन 5-7 साल पहले या 8 से 10 साल पहले बना होगा, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन वो भी नया रास्ता ही है। तो उस रास्ते पर आप जा सकते हैं। तो ये तो आप अभी ताराकोट वाला रास्ता ही देख रहे हैं, क्योंकि मैंने केवल ताराकोट के रास्ते का ही वीडियो बनाया था। और अब रास्ता नंबर 3, यदि आप चाहते हैं सांझी छत वाले रास्ते से, तो ये आपको 3 किलोमीटर की चढ़ाई पड़ेगी। जैसे रास्ता नंबर 2 है पुराना रास्ता, ऐसे ही सेम रास्ता नंबर 3 है जो अर्धकुंवारी से और भवन तक जाता है। तो इसमें आपको 3 किलोमीटर की चढ़ाई पड़ेगी, जो खड़ी चढ़ाई कह सकते हैं, उसे सीढ़ियाँ भी पड़ती हैं। ये रास्ता मात्र 3 किलोमीटर पड़ेगा आपको अर्धकुंवारी से सांझी छत। इसमें आपको खड़ी चढ़ाई पड़ेगी, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि सांझी छत से और भवन तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल प्लेन रास्ता है। प्लेन बोले तो इसमें कोई चढ़ाई नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हम एक बार चढ़ के और फिर वापस ऊपर उतरते हैं भवन के लिए। तो इसमें आपको नामात्र चढ़ाई मिलेगी, ये बिल्कुल ईजी है। फिर उससे आगे 2 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता पड़ेगा वे बिल्कुल ईजी पड़ेगा। तो ये रास्ता नंबर 3 हो गया, जिसमें मात्र 3 किलोमीटर की चढ़ाई पड़ती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ताराकोट वाले रास्ते से गए बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक, और अर्धकुंवारी से आप सांझी छत वाले रास्ते को चुन सकते हैं, जिसमें मात्र 3 किलोमीटर चढ़ाई पड़ती है और उसके बाद फिर प्लेन ही रास्ता रहता है, उसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं रहती। तो एक ऑप्शन ये हो गया आपके पास। दूसरा है हिमकोटी वाला रास्ता। हिमकोटी वाला भी रास्ता है तो ये ताराकोट रास्ते की तरह ही, लेकिन इसमें थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है। तो आप ये चौथा ऑप्शन हो गया। तो आप चाहें तो ताराकोट से सीधे हिमकोटी वाले मार्ग पर जा सकते हैं, या आप रास्ता नंबर 2 पुराना रास्ता है उससे आकर ये सांझी छत वाला रास्ता चुन सकते हैं, या हिमकोटी वाला रास्ता चुन सकते हैं। यदि आप पुराने रास्ते पर जा रहे हैं तो आप पुराना रास्ता ही चुनें, क्योंकि उसमें सांझी छत से आगे आपको रिलीफ मिल जाता है, उसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। साथ ही आप अर्धकुंवारी पर विश्राम भी कर सकते हैं, या अर्धकुंवारी गुफा के लिए आप जब जाएं तो वहाँ से पर्ची कटा लें अपनी। पर्ची कटने का टाइम रहता है कुछ, तो पर्ची आप कटाएंगे तो जब वापसी में आप लौटेंगे तो हो सकता है कि आपका अर्धकुंवारी पर नंबर आ जाए, क्योंकि अर्धकुंवारी का 2-2 दिन तक वेटिंग रहती है। 2 से 3 दिन में आपको अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। पर हो सकता है कि कम भीड़ हो तो आपको अगले दिन ही नंबर आ जाए। तो इसलिए जब आप जाएं तो अपना अर्धकुंवारी का पर्ची टिकट ले लें, जिससे अगर आपके दर्शन भाग्य में होंगे तो दर्शन हो सकते हैं। और यदि आप अर्धकुंवारी के दर्शन करना ही है, 3-4 दिन का टाइम लेकर गए हैं, तो आप करा ही सकते हैं, वहीं रोक सकते हैं। उसके पश्चात भवन पर जब हम पहुंच जाते हैं
तो भवन पर आप वहाँ पर स्नान घाट भी है, लेकिन भीड़ बहुत रहती है। आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। और यदि आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई है पहले 3-4 महीने से होटल में या दुर्गा भवन में वहाँ पर, तो वे तो बहुत ही अच्छा है। तो माता वैष्णो देवी पर आप दर्शन करें अच्छे से, और वहाँ से आप भैरव बाबा के लिए जो उड़न खटोला है, लिफ्ट है, उसके थ्रू भी दर्शन कर सकते हैं। उसकी 100 रुपये आने जाने की फ़ीस रहती है, और वहाँ पर भी भीड़ रहती है। तो 1-2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे तो आपको लगते ही हैं। इन दिनों तो छुट्टी का मौसम है, तो 2 से 3 घंटे लग रहे थे लाइन में जाने के लिए। यदि आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन बुकिंग से आप इजीली पहले से बुकिंग करा सकते हैं और लंबी लाइन से बच सकते हैं। तो ये था दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी के 4 रास्तों का वर्णन। आप अपनी इच्छानुसार अपने दर्शन के लिए जा सकते हैं। भीड़ में जो मैंने बात बताई है, पहले तो बच्चों का और बड़े बूढ़ों का बहुत ध्यान रखें। सिम अवश्य लें, इससे आपके 500 से 700 रुपये खर्च होंगे, लेकिन आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। तो भक्तजनों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 21 मिनट की। तो यदि कुछ आपकी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, सुन लें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। एक बार रिवीजन कर देता हूँ। ताराकोट रास्ता ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, वे चुन सकते हैं। यदि आपके साथ बच्चे हैं और मोटे व्यक्ति हैं, बड़े बूढ़े हैं जो पैदल चलना चाहते हैं, तो उनके लिए ताराकोट वाला रास्ता है। और आगे ताराकोट से अर्धकुंवारी पहुंचकर वे सांझी छत वाला रास्ता ले लें, उसमें मात्र 3 किलोमीटर चढ़ाई पड़ेगी। उसके पश्चात प्लेन 2 से 3 किलोमीटर प्लेन चढ़ाई पड़ती है। तो ये इजी रास्ता है। बाकी मोबाइल सिम ज़रूर लें, इससे आपको किसी भी परेशानी से बचने में बहुत ही सहायता मिलेगी। अन्यथा कुछ लोगों के बच्चे भी गुम हो रहे हैं वहाँ पर, और बड़े बूढ़े भी गुम हो जाते हैं, जिससे बहुत परेशानियाँ वहाँ पर उठानी पड़ती हैं। तो जय माता दी। आप सभी को यात्रा की शुभकामनाएं। यात्रा करिए और माता का आशीर्वाद पाइए। जय माता।